आज की यह कहानी सिर्फ एक दासी की नहीं बल्कि इंसानियत, साहस और न्याय की ऐसी गाथा है जो आपके दिल को छू जाएगी। दास बाजार की सबसे महंगी बोली। बहुत समय पहले आर्यावर्त के पश्चिमी भाग में देवगढ़ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। ऊंचे ऊंचे महलों, भव्य मंदिरों और चहल पहल से भरे बाजारों के कारण यह राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन इस वैभव के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा था जिसे देखकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का हृदय कांप उठता। हर वर्ष पूर्णिमा के बाद आने वाले पहले सोमवार को नगर के मुख्य चौक में एक विशेष बाजार लगता था। लोग उसे दास बाजार कहते थे। यह कोई साधारण हाट नहीं था। यहाँ अनाज, कपड़े या पशु नहीं बिकते थे, बल्कि इंसानों की नीलामी होती थी। युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिक, कर्ज में डूबे किसान, अपराधी घोषित लोग और मजबूरी में अपने बच्चों को बेचने वाले गरीब परिवार, सबको लोहे की जंजीरों में बांधकर इस बाजार में खड़ा कर दिया जाता था। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला व्यक्ति उन्हें खरीदकर अपने साथ ले जाता। समय के साथ यह अमानवीय परंपरा इतनी सामान्य हो चुकी थी कि किसी को इसमें कोई बुराई दिखाई नहीं देती थी। उस दिन भी चौक लोगों से भरा हुआ था। मंच पर एक भारी भरकम आदमी खड़ा था जो ऊंची आवाज में नीलामी कर रहा था। सुबह से कई पुरुष बिक चुके थे। किसी को खेतों में काम करने के लिए खरीदा गया, किसी को पत्थर तोड़ने के लिए, तो किसी मासूम बच्चे को घर का नौकर बना लिया गया। लेकिन तभी दो सैनिक एक युवती को मंच पर लेकर आए। पूरा बाजार कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। युवती की आयु मुश्किल से 17 या 18 वर्ष की रही होगी। उसके हाथ मोटी लोहे की जंजीरों में बंधे थे, पैरों में भारी बेड़ियां थी, कपड़े जगह जगह से फटे थे और चेहरा धूल से ढका हुआ था। लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, डर भी नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास और तेज था। ऐसा तेज जो किसी साधारण लड़की में नहीं हो सकता था। नीलामी करने वाला आदमी हंसते हुए बोला, सुनो सज्जनों, ऐसी सुंदर दासी पूरे राज्य में नहीं मिलेगी। इसे अच्छे वस्त्र पहना दिए जाए तो किसी रानी से कम नहीं लगेगी। भीड़ में ठहाके गूंज उठे। बोली शुरू होती है, लेकिन 20 सोने के सिक्कों से 30, 40, 55, 70, कुछ ही क्षणों में बोली 80 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई। तभी भीड़ को चीरते हुए एक मोटा और घमंडी व्यक्ति आगे आया। उसकी उंगलियों में सोने की कई अंगूठियां चमक रही थी। वह था नगर का सबसे निर्दयी साहूकार सेठ रणधीर मल। लोग उससे नहीं, उसके नाम से डरते थे। कहा जाता था कि जो भी उसके घर दास बनकर जाता वह कभी मुस्कुराता हुआ वापस नहीं लौटता। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, 100 सोने के सिक्के। पूरा बाजार तालियों से गूंज उठा। लगभग सभी लोगों को विश्वास हो गया कि अब वही उस युवती को खरीद लेगा। लेकिन तभी भीड़ के सबसे पीछे खड़ा एक साधारण युवक धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने साधारण धोती और हल्का सा कुर्ता पहन रखा था। सिर पर एक साधारण पगड़ी थी। पहली नज़र में वह कोई सामान्य व्यापारी लगता था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा तेज था जिसे देखकर अनुभवी लोग भी सम्मान से सिर झुका दे। वह कोई और नहीं, देवगढ़ का राजकुमार वीर प्रताप था। वह अक्सर भेष बदलकर प्रजा के बीच घूमता था ताकि अपने राज्य की सच्चाई जान सके। लेकिन आज जो उसने देखा, उसने उसके हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। उसकी नज़र बार बार उस युवती पर टिक रही थी। वह सोचने लगा, इतना अपमान सहने के बाद भी इसकी आंखों में डर क्यों नहीं है? यह आखिर है कौन? तभी सेठ रणधीर मल ने फिर आवाज लगाई, 120 सोने के सिक्के। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी पहली बार उस साधारण युवक की आवाज पूरे चौक में गूंज उठी, 150 सोने के सिक्के। पूरा बाजार स्तब्ध रह गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक दासी के लिए इतनी बड़ी रकम किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। सेठ रणधीर मल गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, 200। राजकुमार बिना विचलित हुए बोला, 250 सोने के सिक्के। यह सुनते ही पूरा बाजार जैसे थम गया। कुछ लोगों ने तो अविश्वास में अपने कानों पर हाथ रख लिए। 250 सोने के सिक्के में तो
एक शानदार हवेली खरीदी जा सकती थी। अब सेठ रणधीरमल की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने क्रोध से राजकुमार की ओर देखा, लेकिन और बोली लगाने का साहस नहीं जुटा पाया। नीलामी करने वाले ने ऊंची आवाज में घोषणा की, 1 बार, 2 बार और 3 बार। यह युवती अब इस युवक की हुई। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। राजकुमार ने अपने थैली से 250 सोने के सिक्के निकाले और नीलामी करने वाले के हाथ में रख दिए। फिर वह धीरे-धीरे मंच की ओर बढ़ा। युवती ने उसे घृणा और क्रोध से देखा। वह दाँत भींचकर बोली, मुझे हाथ मत लगाना, तुम भी बाकी लोगों जैसे ही हो। राजकुमार शांत स्वर में मुस्कुराया, नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे साथ चलो, तुम्हें किसी बात का डर नहीं होगी। युवती ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे लगा कि इस आदमी की आंखों में लालच नहीं बल्कि करुणा है। लेकिन क्या यह सचमुच उस पर भरोसा कर सकती थी? यही प्रश्न उसके मन में बार-बार उठ रहा था। राजकुमार वीर प्रताप बिना कुछ कहे उस युवती को अपने साथ लेकर नगर से बाहर निकल गया। दोनों के पीछे सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश लालिमा से भर चुका था। कुछ दूर घने जंगल के बीच एक छोटा-सा घर था। बाहर से वह एक साधारण झोपड़ी जैसा दिखाई देता था, लेकिन भीतर सब कुछ साफ-सुथरा और व्यवस्थित था। यह राजकुमार का गुप्त विश्राम स्थल था, जहाँ वह भेष बदलकर आने पर ठहरता था। अंदर पहुँचते ही उसने सबसे पहले युवती के हाथों की लोहे की जंजीरें खोली, फिर पैरों की भारी बेड़ियाँ खोल दी। कई वर्षों बाद पहली बार उस युवती के हाथ-पैर, वह कुछ क्षण तक अपनी कलाइयों को देखती रही। लोहे की जंजीरों के गहरे निशान उसकी त्वचा पर साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने तेजी से पीछे हटकर पूछा, अब क्या चाहते हो? मुझे खरीद लिया है तो क्या अब मैं तुम्हारी दासी हूँ? राजकुमार ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, तुम आज़ाद हो। युवती को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या कहा? हाँ, मैंने तुम्हें खरीदा इसलिए नहीं कि तुम्हें अपना दास बनाऊं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें उस क्रूर साहूकार के हाथों में जाने से बचा सकूं। इतना कहकर राजकुमार ने मेज पर एक छोटी थैली रख दी। उसमें कुछ सोने के सिक्के, नए वस्त्र, यात्रा के लिए आवश्यक सामान रखा था। ये सब तुम्हारे लिए है, जहाँ जाना चाहो चली जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। युवती की आंखें भर आई। जीवन में पहली बार किसी ने उससे बिना किसी स्वार्थ के व्यवहार किया था। उसने धीरे से पूछा, तुम आखिर हो कौन? राजकुमार हल्का सा मुस्कुराया, एक मुसाफिर जो अन्याय सह नहीं सकता। उसने अपनी असली पहचान छिपाए रखी। रात गहराने लगी। राजकुमार ने भोजन तैयार कराया। युवती कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उसने भोजन की ओर हाथ भी नहीं बढ़ाया। वह केवल राजकुमार को देखती रही। आखिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने बचपन से इंसानों का सिर्फ 2 रूप देखा है, अत्याचारी और स्वार्थी। आज पहली बार तीसरा रूप देखा है। राजकुमार ने मुस्कुराया और कहा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ देर दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर अचानक राजकुमार ने पूछा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं क्या तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? युवती कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम अनन्या है और मेरे माता पिता। उसने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता वे जीवित भी है या नहीं। जब मैं बहुत छोटी थी, कुछ डाकुओं ने हमारे गांव पर हमला किया था। आग, चीखे, तलवारें, बस इतना ही याद है। जब होश आया तब मैं दास व्यापारियों के हाथों में थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजकुमार ने पहली बार उसके चेहरे पर छिपा दर्द देखा, लेकिन तभी उसकी नज़र अनन्या के गले में पड़े एक पुराने ताबीज पर गई। वह साधारण ताबीज नहीं था, उस पर एक विशेष राजचिन्ह बना हुआ था, उगते हुए सूर्य के बीच उड़ता हुआ स्वर्ण गरुड़। राजकुमार का चेहरा बदल गया। उसने मन ही मन कहा, यह कहीं
राज चिन्ह था जो कई वर्ष पहले पड़ोसी राज्य सूर्यगढ़ के राज परिवार का हुआ करता था, लेकिन सूर्यगढ़ का पूरा राज परिवार तो वर्षों पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। राजकुमार ने तुरंत अपने चेहरे के भाव छिपा लिए। उसने कुछ नहीं कहा। उधर महल में सेठ रणधीर मल क्रोध से तिलमिला रहा था। उसने अपने सैनिकों से कहा, जिस युवक ने मेरी बोली काटी थी उसे हर हाल में ढूंढो, और वह लड़की, वह मुझे हर कीमत पर चाहिए। उसी समय उसका एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया। उसने धीरे से कहा, मालिक, वह युवक साधारण व्यापारी नहीं लगता। उसकी चाल, उसकी भाषा सब किसी राजघराने जैसी है। रणधीर मल की आंखें सिकुड़ गई। तो फिर उसका पीछा करो, मुझे उसका हर राज जानना है। उधर जंगल में रात के सन्नाटे में राजकुमार को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी झोपड़ी पर नज़र रखे हुए है, और अनन्या उसे भी नहीं पता था कि उसके गले में लटका वही छोटा सा ताबीज उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। क्या अनन्या वास्तव में कोई साधारण दासी नहीं बल्कि कोई खोई हुई राजकुमारी है? सुबह की पहली किरण जंगल की झोपड़ी पर पड़ी। अनन्या कई वर्षों बाद बिना जंजीरों के जागी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई सपना देख रही हो। वह बाहर निकली। पंछियों की चहचहाहट सुनकर उसकी आंखें नम हो गई। तभी राजकुमार वीर प्रताप उसके पास आए और बोले, अब तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो, जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। अनन्या मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर एक ही प्रश्न था, जिसने मुझे नया जीवन दिया उसका नाम तो बता दीजिए। राजकुमार कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मेरा नाम वीर है। उन्होंने अभी भी अपनी असली पहचान छिपाए रखी। उसी समय दूर झाड़ियों में छिपा एक जासूस यह सब देख रहा था। वह तुरंत घोड़े पर बैठा और सेठ रणधीर मल के पास पहुंच गया। सेठ ने पूरी बात सुनते ही क्रोध में मेज पर मुक्का मारा। तो वह लड़की अभी भी जिंदा है और वह युवक उसे बचा रहा है। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता केवल इस बात की नहीं थी कि उसे डर था कि यदि अनन्या की असली पहचान सामने आ गई तो वर्षों पुराना उसका सबसे बड़ा अपराध भी उजागर हो जाएगा। उसी रात रणधीर मल अपने कुछ हथियारबंद आदमियों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। झोपड़ी को चारों ओर से घेर लिया गया। एक सैनिक ने जोर से चिल्लाकर कहा, लड़की को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो कोई जीवित नहीं बचेगा। राजकुमार समझ गए कि अब छिपने का समय समाप्त हो चुका है। उन्होंने दीवार पर टंगी अपनी तलवार उठाई। अनन्या आश्चर्य से उन्हें देख रही थी। जिस व्यक्ति को वो एक साधारण व्यापारी समझ रही थी, वो तलवार ऐसे पकड़ रहा था जैसे वर्षों से युद्ध करता आया हो। कुछ ही क्षणों में संघर्ष शुरू हो गया। वीर प्रताप ने अद्भुत साहस और कौशल से एक एक करके हमलावरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन तभी रणधीर मल स्वयं आगे बढ़ा। उसकी नज़र अनन्या के गले में पड़े ताबीज पर पड़ी। वह घबरा उठा। उसके मुंह से अनायास निकला, यह ताबीज अभी तक इसके पास कैसे? राजकुमार चौकन्ने हो गए। उन्होंने तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, सच बताओ, यह लड़की कौन है? डर के मारे रणधीर मल कांपने लगे। आखिरकार उसने वर्षों से छिपा हुआ सच स्वीकार कर लिया। 17 वर्ष पहले सूर्यगढ़ राज पर हमला हुआ था। राजा और रानी की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उनकी छोटी राजकुमारी बच निकली। उसे मारने का आदेश था, पर दास व्यापारियों ने लालच में उसे बेच दिया। वही राजकुमारी आज तुम्हारे सामने खड़ी है। यह सुनकर अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे बचपन की धुंधली यादें लौटने लगी। जलता हुआ महल, माँ की आवाज़, पिता की तलवार और गले में यही ताबीज पहनाते हुए उसकी अंतिम बात, इसे कभी मत उतारना। अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। राजकुमार ने पहली बार अपना वास्तविक परिचय दिया। उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी और कहा, मैं देवगढ़ का राजकुमार वीर प्रताप हूँ। मैं वचन देता हूँ तुम्हें तुम्हारा सम्मान और अधिकार वापस दिलाऊंगा। कुछ दिनों के बाद देवगढ़ की राजसभा में रणधीर मल के सभी अपराध सिद्ध हो गए। उसे कठोर दंड दिया गया और उसी दिन महाराज सूर्यसेन ने पूरे राज्य में एक ऐतिहासिक घोषणा की, आज से हमारे राज्य में दास प्रथा हमेशा के लिए समाप्त की जाती है। यह सुनते ही पूरी सभा जय घोष से गूंज उठी। अनन्या की असली पहचान राजकुमारी के रूप में स्वीकार की गई। कुछ समय बाद सूर्यगढ़ का राज्य भी
उसे लौटा दिया गया। राजकुमारी अनन्या ने अपने राज्य की बागडोर सँभाली और प्रण लिया कि किसी भी निर्दोष इंसान को फिर कभी वस्तु की तरह खरीदा या बेचा नहीं जाएगा। समय बीतता गया, राजकुमार वीर प्रताप और राजकुमारी अनन्या ने मिलकर दोनों राज्यों में न्याय, दया और समानता का नया युग स्थापित किया। लोग आज भी उनकी कहानी सुनाते हुए कहते हैं, सच्चा राजसी वैभव सोने-चांदी में नहीं, बल्कि दूसरों को सम्मान और स्वतंत्रता देने में होता है। कहानी से शिक्षा मिलती है कि किसी इंसान की कीमत धन से नहीं आंकी जा सकती। दया, न्याय और करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है।